नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। लास्ट लेक्चर है ये हमारा, यूनिट फर्स्ट का। इसमें हम लोग बात करेंगे फार्माकोपिया, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट, और तीसरा जो टॉपिक हमारा वो है लिमिट टेस्ट। ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया एक टाइप का बुक है, ये ऑफिशियल बुक है या फिर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक, ऑफिशियल बुक है। इस बुक में जो हमारे जितने भी दवाएं आज तक खोजी गई हैं या बनाई गई, उन सभी के रेसिपी दिए गए होते हैं, स्टैंडर्ड दिए गए होते हैं कि हमें अगर मान लीजिए पैरासीटामॉल बनाना है तो हम फार्माकोपिया उठाएंगे, उसमें देखेंगे हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट कितने अमाउंट में मिलाना है, उसको हम वहाँ से लेकर फिर हम अपना पैरासीटामॉल या कोई भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। फार्माकोपिया कई टाइप का हो सकता है, मान लीजिए जैसे इंडिया के लिए आईपी हो गया, यूनाइटेड स्टेट के लिए यूएसपी हो गया। ऐसे सभी सभी कंट्री का अलग अलग कंट्री का अलग अलग अपना अपना सबका फार्माकोपिया है। या फिर फार्माकोपिया को हम एक टर्म से और भी जान सकते हैं कि फार्माकोपिया एक फार्मास्यूटिकल रेसिपी बुक है। रेसिपी बुक यानी कि रेसिपी से मतलब ये होता है कि उसके सारे तौर तरीके या विधि, रेसिपी का मतलब यही होता है विधि उसमें दिए गए होते हैं दवाइयों को बनाने के। या फिर अ लीगल स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन, यानी कि ये लीगल यानी कि जो स्टैंडर्ड यानी कि इसमें मुख्य रूप से जो ओरिजिनल या ट्रू वैल्यू दिए गए होते हैं, जिसके थ्रू हम अपना जो दवा है वो बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए आगे कि व्हाट इज फार्माकोपिया, तो यहाँ पर पढ़ते हैं व्हाट इट इज, व्हाट इज इट, मतलब कि फार्माकोपिया क्या है। द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये जो हमारा फार्माकोपिया है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। दो शब्द से मिलकर बना हुआ। सबसे पहला है फार्माकॉन, जिसका मतलब आप लोग को पहले से पता होगा कि फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। और फिर दूसरा जो शब्द है पोइन या पोइन इसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है टू मेक या टू मेड। ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन हमारा, इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और अ रिकग्नाइज्ड मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल बुक है जो कि पब्लिश किया जाता है उस कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर मान लीजिए हमारे कंट्री में अगर कोई मेडिसिनल या फिर रिकग्नाइज मेडिसिनल बोर्ड है या फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है, उसके थ्रू ये चीज़ें या फिर ये फार्माकोपिया बुक जो वो पब्लिश की जाती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि फार्माकोपिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देख लीजिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो जो आता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी दी गई होती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि इसमें सब चीज़ें आसानी से या एक सार में दिया गया होता है। इट इंश्योर दैट द ड्रग हैज़ द सेम स्ट्रेंथ, सेम क्वालिटी एंड सेम प्योरिटी नो मैटर वेयर यू बाई इट इन दैट कंट्री। इसका मतलब ये हो गया कि हम मान लीजिए अगर इंडिया में अगर कोई दवा बनाए हैं या इंडिया में किसी भी जगह से अगर हम कोई दवा ले रहे हैं, तो उसका स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी सेम ही होगी। ठीक है, नो मैटर वेयर यू बाई इट इन दैट कंट्री। इसका कोई मतलब नहीं होगा कि कहाँ से आप खरीद रहे हैं। इसीलिए जो हमारा आईपी है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फार्माकोपिया स्टैंडर्ड बुक माना गया है कि अगर हम कोई दवा बनाएंगे या कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर कोई दवा बना रही है तो इसी को फॉलो करके बनाएगी। अगर कोई एक ही नियम है पूरे देश में तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें सेम या समान ही बनेगी। तो फार्माकोपिया का मतलब यही होता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डज इट कंटेन, यानी कि इसमें क्या कंटेन होता है, क्या ऐसा होता है भाई कि जिसके थ्रू हम दवा बना लेते हैं, कुछ तो होता ही होगा। तो इसमें मोनोग्राफ्स होते हैं, या मोनोग्राफ्स के रूप में वो सब चीज़ें लिखी होती हैं। ईच ड्रग इन फार्माकोपिया हैज़ इट्स ओन एंट्री कॉल्ड मोनोग्राफ। इसके जो एंट्री हुई होती हैं हर दवाओं के, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ टिपिकली इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं देखिए यहाँ पर बताया गया है। इसमें ऑफिशियल नेम हो सकता है जिसको बोलते हैं जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग, उस ड्रग का जेनरिक नेम होगा। दूसरा होगा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा। डिस्क्रिप्शन में उसमें क्या आ सकता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। देखिए यहाँ पर कलर कैसा है, स्मेल, टेस्ट। फिर उसकी सॉल्बिलिटी कैसी है, वो जो ड्रग है या फिर वो जो उसमें इंग्रेडिएंट है वो किसमें सॉल्युबल है, किसमें नहीं सॉल्युबल है। अगर हम कोई दवा बना रहे हैं फार्माकोपिया उठा इसमें देख लिया, हमें बहुत ज़्यादा उसको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसमें दिया होता है आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा ऐसा टेस्ट है या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उस चीज़ को टेस्ट करके प्रूव कर सकें कि वो दवा सही है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन केमिकल टेस्ट टू प्रूव द ड्रग इट
ड्रग इज व्हाट इज क्लेम्स टू बी, यानी कि ऐसा तो नहीं कि पैरासीटामॉल दिया गया है और फिर अगर हम उसका टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ और निकल रहा है। इसीलिए उसमें केमिकल टेस्ट भी दिए गए होते हैं कि उसको प्रूव करने के लिए कि मान लीजिए पैरासीटामॉल है, उसको हमें कैसे प्रूव होगा कि ये ड्रग है पैरासीटामॉल ही है, तो उसके लिए इसमें टेस्ट भी दिए गए होते हैं कि आप ये टेस्ट करवाइए, अगर ये आपका रिजल्ट आता है तो यानी कि ये पैरासीटामॉल है। जैसे कि फेमस एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है डिफरेंट कंट्री में, जैसे कि और यहाँ पर देख लेते हैं प्योरिटी हम टेस्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि टेस्ट फॉर इम्प्योरिटी सच एज, उसका एज कंटेंट हो सकता है, स्टोरेज की जो मान लीजिए दवा बना लिए उसका हमें तौर तरीका बनाने को तो पता चले, ये नहीं पता रखना कहाँ, तब भी दवा खराब हो सकता है। तो इसीलिए जो फार्माकोपिया होता है उसमें लिखा गया होता है सब चीज़ें, आपको बनाने से लेकर उसको खाने तक, उसको कंज्यूम करने तक का उसमें दिया गया है, डोज तक आपको दिया जाता है। तो स्टोरेज, हाउ टू कीप द ड्रग, एग्जाम्पल कहाँ रखना है कि लाइट से उसको बचाना है, मॉइस्चर से बचाना है, डार्क में रखना है, किस कंटेनर में रखना है, कितना डोज देना है, यहाँ पर डोज भी दिया जाता है कि द स्टैंडर्ड रिकमेंडेड डोज, डोज इसमें स्टैंडर्ड दिया गया होता है। इसके के थ्रू हम मान लीजिए अगर इसमें स्टैंडर्ड दिया गया है किसी एडल्ट के लिए तो हम उसी से कैलकुलेट करके बच्चे का भी निकाल लेंगे डोज, इसी के थ्रू हम दे सकते हैं। आगे चल के आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे पोसोलॉजी, जिसमें आपको जो ड्रग का डोज का कैलकुलेशन बताया जाएगा। अब देखिए डिफरेंट कंट्री हैव देयर ओन वर्जन्स, यानी कि सब कंट्री के पास अपना अपना फार्माकोपिया है। इंडिया में आईपी है, अगर आप कहीं दवा लेते होंगे अगर ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पर दवा के सामने साल्ट के सामने आईपी यूएसपी ऐसे लिखा होता, तो इसका मतलब ये होता कि ये जो दवा बनाया गया है इस बुक से लेकर बनाया गया है, यानी कि अगर आईपी लिखा है तो यानी कि इंडियन फार्माकोपिया से ये जो दवा है इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड से ही बनाया गया है। अब जैसे कि बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया के लिए ब्रिटिश हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन आया था वो आया था 1864 में। यूएसपी देख लीजिए, यूएसपी का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1820 में। फिर है यूरोपियन फार्माकोपिया जिसको हम डिनोट करते हैं ईपी से, यूज्ड अक्रॉस यूरोप, जो कि सारे यूरोप में ही यूज किया जाता है। यूरोपियन फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 3 बाउंड वॉल्यूम, यानी कि 3 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया था। ये 1968-1976 के बीच में तीनों वॉल्यूम पब्लिश की गई थी। फिर है इंटरनेशनल फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि WHO के थ्रू ये पब्लिश किया जाता है। इसमें क्या होता है, टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया 1951 से 1955 में ये किया गया था। ये होता है वर्ल्ड फार्माकोपिया। अगर मान लीजिए कोई चीज़ें किसी बुक में दिक्कत आ रही है तो इनके बुक से, इनकी फार्माकोपिया से हम रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, जो इसका फर्स्ट एडिशन है वो 1951 से लेकर 1955 के बीच में आया था, क्योंकि कई सारे इसमें सप्लीमेंट्री या एडेंडम भी आते हैं, तो इसीलिए इसका जो पूरा दिया गया 1955 के बिटवीन में आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इंडियन फार्माकोपिया की कि कितने सारे इसमें वॉल्यूम आए थे, कितना एडिशन आ चुका है। ये आपको पूरा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग इसका पूरा एडिशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो एडिशन हमारा आया था फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था, जिसके चेयरमैन थे RN चोपड़ा। ये RN चोपड़ा मान लीजिए अगर आपको थ्योरी में पूछा जा रहा है, थ्योरी में बहुत कम रेयर केस है कि डायरेक्टर RN चोपड़ा या चेयरमैन के बारे में पूछा जाए, लेकिन अब अगर हम कहीं पर गए जहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है या मल्टीपल क्वेश्चन है या फिर हम मान लीजिए जीपेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि चेयरमैन कौन था, या फिर मान लीजिए अगर हम डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी में, तो वहाँ पर जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है वहाँ पर पूछा जा सकता है। लेकिन जो एडिशन है कब आया था ये सब आपको पूछा जा सकता है, अभी फार्मेसी में भी डिप्लोमा में भी इससे पूछ लिया जाएगा कि इंडियन फार्माकोपिया को डिफाइन करिए और बताइए कि कितना एडिशन आया था, किस सन में आया था, कितने वॉल्यूम में आया था। हो सकता है कभी कभी पूछ लेता है किस कलर में आया था। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एडिशन जो हमारा 1955 में आया था, इसमें जो मोनोग्राफ थे 986 मोनोग्राफ थे, जो उसका टाइटल था वो लैटिन में लिखा गया था, मेट्रिक सिस्टम उसमें यूज किया गया था लिखने के लिए, जो उसका कलर था वो ब्राउन में था या फिर एक ऑलिव ग्रीन में था। जो सेकेंड एडिशन हमारा आया था 1966 में आया था, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी मुखर्जी थे। इसका टाइटल चेंज फ्रॉम लैटिन से, पहले जो पहला एडिशन था हमारा 1955 में लैटिन में था, लेकिन वो फिर बाद में चेंज होकर इंग्लिश में कर दिया गया। और जो हमारा इसका कलर था वो था ग्रीन। जो थर्ड एडिशन आपका आया था वो आया था 1985 में। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ पर वॉल्यूम भी आपको दर्शा दिया गया है, ये 2 वॉल्यूम में आया था।
फिर इसमें क्या अलग ऐड हुआ, एडेड डिसोल्यूशन टेस्ट में डिसोल्यूशन टेस्ट हुआ था और माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट भी इसमें यूज़ किया गया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इसमें यूज़ किया गया, इसमें ऐड हुआ। जो इसका कलर था वो ब्लू कलर में आया था। फोर्थ एडिशन हमारा 1996 में आया था। ठीक है, ये हमारा किस कलर में था, स्काई ब्लू या फिर लाइट ब्लू में था। जो पांचवा एडिशन वो 2007 में आया था, इसमें 3 वॉल्यूम दिए गए थे। छठा एडिशन आपका 2010 में आया था। सातवां जो है 2014 में आया था। आठवां जो हमारा 2018 में आया था। नाइन्थ एडिशन जो हमारा 2022 में आया, और जो 10th एडिशन है वो आपका भी जल्दी आया, 2026 में आया है। ये जो इसमें वॉल्यूम आपका था वो 4 से ज़्यादा वॉल्यूम में ये आपका पब्लिश हुआ या फिर इसको पब्लिश किया गया। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर जेपी नड्डा जी थे। इसमें देखिए क्या ऐड हुआ और ज़्यादा, इसमें ब्लड कंपोनेंट भी ऐड किया गया मोनोग्राफ्स में, फिर ग्लोबल साउथ हार्मोनाइजेशन इसके समन्वय भी ऐड किया गया। इसका जो कलर था वो पर्पल और वायलेट कलर में इसको पब्लिश किया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ वो होते हैं कि मान लीजिए अगर कोई हम चीज़ बना रहे हैं या कोई प्रोडक्ट उसमें कहीं से त्रुटि आ गया, किसी गंदगी आ गया, कोई इम्प्योरिटी आ गया, तो उसी को बोलते हैं इम्प्योरिटी। किसी चीज़ में थोड़ा बहुत गंदगी आ जाना या डर्ट आ जाना या कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाना किसी सैंपल में, उसी को बोलते हैं इम्प्योरिटीज़। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकता है, कि सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं कि हमारी जो इम्प्योरिटी है वो कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो देखते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या हो सकता है। इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड केमिकल दैट रिमेन विद द एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट। इम्प्योरिटीज वही होता है ना कि जिसको हम जो बिना चाहे आ जाए, यानी कि अनवांटेड होता है, उससे हमें ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप आ जाता है या फिर किसी केमिकल के या सब्सटेंस के थ्रू आ जाता है। अनवांटेड केमिकल दैट रिमेन विद द एक्टिव ड्रग, जो एक्टिव ड्रग हमारा है उसी के थ्रू या उसी के साथ रह जाता है। दे कैन कम फ्रॉम वेरियस स्टेजेस, यानी कि जैसे कि हम दवा बना रहे हैं तो एक स्टेज में तो बना नहीं लेंगे, कई सारे स्टेजेस हो सकते हैं। हो सकता है हम पहला स्टेज बनाए उसमें कोई इम्प्योरिटी ना आए हो सकता है दूसरे में आ जाए, जैसे कि हम मेकिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें ना आए। हो सकता है पैकिंग में आ जाए, जो पैक करते समय हो सकता है इम्प्योरिटीज आ जाए, या फिर स्टोर करते समय आ जाए। तो जितने सारे स्टेजेस हैं हो सकता है सारे स्टेज, 2-4 स्टेज हम बचा लिए, लास्ट वाले स्टेज में काम गड़बड़ हो गया हमारा। तो ये सारे स्टेजेस हैं जहाँ पर हमारे इम्प्योरिटीज आ सकते हैं। सबसे पहला जो इम्प्योरिटी है वो कहाँ से आ सकता है, रॉ मटेरियल। जैसे कि हम कोई दवा बना रहे हैं, कोई भी दवा या कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हमें दवा भी बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हम मार्केट से कोई रॉ मटेरियल लाए, वही है या उसी में हमारा इम्प्योरिटी पाया गया है, तो ये एक सोर्स हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं वही इम्प्योर है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर, द केमिकल यूज्ड टू स्टार्ट, यानी कि जो हम दवा को स्टार्ट करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वही खराब है। मेकिंग प्रोसेस ऑफन कंटेन देयर ऑन इम्प्योरिटी, मान लीजिए रॉ मटेरियल है उसी में पहले से इम्प्योरिटी है। इफ दीज आर नॉट रिमूव्ड एट बिगिनिंग दे स्टे इन द फाइनल प्रोडक्ट। जाहिर सी बात, अगर इसको हम पहले नहीं निकालेंगे तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में ये अंत तक पहुंच ही जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, कब आ सकता है, दूसरा द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हमें बनाते समय में हो सकता है इम्प्योरिटी आ जाए, जैसे कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज टू क्रिएट अ ड्रग, यानी कि किसी दवा को बनाने के लिए हम केमिकल रिएक्शन जो कर रहे हैं उसमें हो सकता आ जाए। सेवरल थिंग कैन गो रॉन्ग, कुछ चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं या गलत जा सकती हैं। जैसे कि एक होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंटरमीडिएट का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से शुरू किए, इनिशियल प्रोडक्ट हो गया हमारा, एक हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। हो सकता है कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में होता है कि कुछ चीज़ें हमें इनिशियल प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बीच वाला इंटरमीडिएट। कभी कभी ये होता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं कहीं, लेकिन कभी कभी जो होता है ये किसी काम का नहीं होता। अगर मान लीजिए फाइनल प्रोडक्ट के साथ मिल भी गया तो ये नुकसान पहुंचा देता है या इम्प्योरिटी पहुंचा देता है। कभी कभी किसी किसी केस में होता है जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो भी किसी ना किसी काम के लिए होता है, तो उसको हम अलग से रिमूव करके कहीं और यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वही होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कि हम शुरुआती से लेकर फाइनल बना रहे हैं, कोई बीच में ही बन गया, उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फिर जो दूसरा है हमारा साइड रिएक्शन, समथिंग केमिकल रिएक्ट इन अ वे वी डोंट वांट क्रिएटिंग एक्सीडेंटल बाय प्रोडक्ट। जैसा कि बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि जो हमारा यूरिया है वो एक्सीडेंट के थ्रू ही बनाता है। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे वो अपना कुछ रिएक्शन करके चले गए, वो छोड़ देते, कुछ देर बाद देखे तो वहाँ पर यूरिया बना हुआ था। तो ऐसे ही हो जाता। मान लीजिए हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और पता चले हमें कोई और अलग से भी रिएक्शन हो रहा है, साइड रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर भी इम्प्योरिटी आ सकती है या आ जाती है। एक्सीडेंटल थ्रू हो सकता है, अचानक हो सकता है। फिर जो तीसरा हमारा है रीएजेंट एंड कैटलिस्ट,
यानी कि जो उसमें रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जो हमारे रिएक्शन को बढ़ाने या काम करने के लिए काम कर रहा है, उसमें दिक्कत आ सकती है। जैसे कि टू स्पीड एंड स्पीड अप a रिएक्शन और मेक इट हैपन, साइंटिस्ट एड हेल्पर्स। हेल्पर्स क्या होते हैं? हमारे रिएजेंट कैटलिस्ट हो सकते हैं, जैसे कि लाइक एसिड, बेस और मेटल कैटलिस्ट। ठीक है, जो मदद करता है किसी रिएक्शन को प्रोसेस या उसको लेवल अप करने के लिए, उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। ये इसको एक नाम से और भी देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हेल्पर, जो काम करने में मदद करे। इफ द फाइनल क्लीनिंग, यानी कि हम फाइनल में उसका प्योरिफिकेशन या क्लीन नहीं कर रहे हैं, इज नॉट परफेक्ट, अगर परफेक्ट नहीं हुआ है तो कुछ उसके ट्रेस अमाउंट है, ट्रेस मतलब बहुत थोड़ा सा है या कुछ अमाउंट में वो हेल्पर जो हमारे हैं, मान लीजिए हम किसी चीज़ में एसिड मुझे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें रिएक्शन कराने के लिए एसिड ज़रूरत पड़ रही है और फाइनल प्रोडक्ट में हमें एसिड नहीं चाहिए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत एसिड उसमें रिमेन यानी कि बचा रह जाए। अगर हमें ज़रूरत नहीं उस चीज़ की, तो हमारे लिए वो इम्प्योरिटीज़ का ही काम करती है, या फिर वो हमारे लिए इम्प्योर ही होगा। नेक्स्ट जो हमारा एनवायरनमेंट एंड इक्विपमेंट, कुछ जो इम्प्योरिटी है वो हमारे इन्वायरमेंट या फिर जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उससे आ सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं इक्विपमेंट से कैसे आ सकता है। टिनी पार्टिकल ऑफ मेटल और ग्लास कैन बियर ऑफ द मशीन एंड मिक्स विथ द ड्रग। कुछ मान लीजिए हम जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसको सही से क्लीन नहीं किए, या फिर बहुत ज़्यादा दिन से वो रखा हुआ, मान लीजिए कोई मेटल का चीज़ रखा हो, स्टेनलेस नहीं, उसमें स्टेन लग गई, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, मान लीजिए पंचिंग के समय टेबलेट हम बना रहे हैं, अगर हम वहाँ पर सही से उसको मशीन या डाई जो हमारा होता है उसको साफ नहीं किए हैं, तो उसका जो कुछ मेटल या हो सकता है ग्लास, अगर मान लीजिए हम कहीं इनकेस यूज कर रहे हैं, तो उसका टूट कर थोड़ा बहुत उसका पार्टिकल हमारे ड्रग में आ सकता है। तो ये हमारा हो सकता है इक्विपमेंट का इम्प्योरिटीज हो सकता है। दूसरा जो हमारा होता है इन्वायरमेंट से मतलब ये हमारा कि हमारे चारों तरफ का वातावरण, जैसे कि मान लीजिए हम कोई ड्रग बना रहे हैं, जहाँ हम ड्रग बना रहे हैं जैसे लेबोरेटरी में, वहाँ पर बहुत सारा डस्ट है, मॉइस्चर है या फिर गैस है जो हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान लीजिए हमें वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब हमारे लिए इन्वायरमेंटल इम्प्योरिटीज का एक फैक्टर लाती हैं। ठीक है, जैसे कि ड्रग प्रोडक्शन के समय ये सभी डस्ट हो गया, मॉइस्चर हो गया, गैसेस हो गए, या फिर एयर हो गया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं। इसीलिए कुछ चीज़ों में जो प्रोडक्शन होता है हमारा एयर टाइट चैम्बर में होता है, ये एयर टाइट कंटेनर में किया जाता है। फिर जो लास्ट हमारा वो होता है डिग्रेडेशन या ब्रेकिंग डाउन। जैसा कि मान लीजिए हम कोई दवा बना रहे हैं, अगर कोई हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें दो चीज़ मिलकर बनता है, एपीआई प्लस एक्सीपिएंट। मान लीजिए हम एपीआई तो एकदम अच्छा प्योर मिला लिए, लेकिन एक्सीपिएंट में मान लीजिए एक्सीपिएंट बहुत सारे आ जाते हैं, कलरिंग एजेंट आ जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट आ जाते हैं। मान लीजिए कलरिंग एजेंट भी अच्छा मिला लिए, फ्लेवरिंग भी अच्छा मिला लिए, हो सकता है स्वीटनिंग एजेंट हमारा बेकार हो, वो डिग्रेडेट हो जाए। अगर किसी चीज़ में या किसी सैंपल में बहुत सारे, मान लीजिए सीरप में कई सारी चीज़ें मिलकर बनती सीरप, अगर उसको हम बना रहे हैं उसमें से अगर मान लीजिए हमारा जो प्रिजर्वेशन करने वाला जिसमें एलिमेंट है या एक्सीपिएंट वही खराब हो गया, तो पूरे हमारे सिरप को ही खराब कर देगा, तो वही होता है डिग्रेडेशन या ब्रेकिंग डाउन। ओवर द टाइम ड्रग कैन चेंज केमिकली ड्यू टू देयर सराउंडिंग, है ना, कि हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू, या मान लीजिए किसी भी ड्रग का कुछ ना कुछ तो सेल्फ लाइफ होता ही होगा, कि मान लीजिए ऐसे कोई ड्रग 1 साल तक नहीं एक्सपायर हो गया, 2 साल तक नहीं एक्सपायर हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद तो उसका डिग्रेडेशन होना निश्चित ही है। कितना हम उसको बचा सकते हैं प्रिजर्वेशन डाल के, जैसे कि मान लीजिए लाइट हो गया, सम ड्रग आर सेंसिटिव टू यूवी रेज। कुछ दवाएं जो होती हैं हमारे लाइट से सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए जो हम अगर आप लोग देखते होंगे भूरे कलर का जो बॉटल होता है उसको बोलते हैं एम्बर्ड कलर। जो लाइट से सेंसिटिव होती है उसको एम्बर्ड कलर बॉटल में ही रखते हैं। अगर मान लीजिए कोई दवा हम बना रहे हैं, हमें पहले से नहीं पता कि ये लाइट से सेंसिटिव है, अगर हम उसको नॉर्मल या ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रख दिए तो वो डिग्रेडेट हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा चीज़ जो हीट से सेंसिटिव है, तो हीट के उसमें सराउंड में आते हैं, उसका मॉलिक्यूल जो ब्रेक डाउन हो गया फिर डिग्रेडेट हो जाएगा। या फिर मॉइस्चर के हो जा सकता है, जैसे कि कोई हमारा ड्रग है वो मॉइस्चर सेंसिटिव है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर अगर होगा तो हमारे सराउंड से जो मॉइस्चर होगा वो खींच के वो अपने उसमें ड्रग में लाएगा, फिर वो अपना वेट या गीला हो जाएगा, उसका भी खराब हो जाएगा। या फिर उसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस भी कर सकता है, जैसे कि एक रिएक्शन हो गया। फिर मान लीजिए सब हम दवा बना लिए, पूरा फाइनल हमारा एकदम सही से बन गया, अब बात आती है पैकेजिंग करने की। अब पैक जो हम कर रहे हैं मटेरियल वही ख़राब है, या जिसमें हम पैक करेंगे अपना ड्रग, मान लीजिए ग्लास होगा या फिर रबर होगा या फिर प्लास्टिक होगा, वही हम अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा जो है इम्प्योरिटीज़ वहाँ से भी आ सकता है। जैसे कि द कंटेनर, जैसे कि प्लास्टिक बोतल हो गया
या फिर रबर स्टॉपर हो गया। रबर ज़्यादातर हमारे पैकेजिंग मटेरियल में उसको ढक्कन के थ्रू या स्टॉपर के थ्रू ही यूज किया जाता है। या फिर ग्लास वायल हो गया, जिसमें हमारे ज़्यादातर ग्लास में इंजेक्शंस या पेरेंटल्स प्रोडक्ट ही पैक किए जाते हैं। कैन समथिंग रिएक्ट विद द ड्रग, हो सकता है जो हमारा ग्लास है जिसमें हम पैक करें दवा को, इसमें ड्रग भरा हो सकता है वो ग्लास के साथ रिएक्शन कर ले, तो वहाँ पर भी इम्प्योरिटी आ जाएगी। केमिकल इनटू मेडिसिन, तो वो हमारा केमिकल उस मेडिसिन में आ जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई रबर है या प्लास्टिक है जो हमारे प्रोडक्ट से रिएक्शन कर ले रहा है, तो वो भी हमारा इम्प्योरिटीज़ का काम करेगा। तो ये पैकेजिंग मटेरियल भी इम्प्योरिटीज़ में आ सकता है, एक फैक्टर हो सकता है। अब हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट की। लिमिट टेस्ट क्या होता है? अ लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। लिमिट टेस्ट ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि हम इसके क्वांटिटीज़ में चेक करते हैं किसी चीज़ का। मान लीजिए कोई सैंपल है तो उसमें हम यही चेक करेंगे कि इस सैंपल का कितना क्वांटिटी इस सैंपल में प्रेजेंट है। मान लीजिए 2 सैंपल है तो उसमें हम चेक करेंगे कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। उसको हम कैसे चेक करेंगे? इट इज़ डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ सब्सटेंस। इससे हम इम्प्योरिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं लिमिट टेस्ट के थ्रू। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, इजी फ्रेज में अगर हम इसको बात करें रिमेंबर करने के लिए, इट चेक इफ द बैड स्टेप, यानी कि इम्प्योरिटीज इज विद इन अलाउड लिमिट, यानी कि अगर मान लीजिए कोई है लिमिट, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है या स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर अगर हमारा जा रहा लिमिट, अगर टेस्ट हम कर रहे हैं या फिर कोई हम इससे चेक कर रहे हैं तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे ही होना चाहिए। तो हमारा यही लिमिट टेस्ट यही आपको डिसाइड करके बताता है कि ये जो हमारा इम्प्योरिटीज है वो अलाउ है कि नहीं अलाउ है। ठीक है, अगर लिमिट टेस्ट अलाउ हो रहा है तो हम उसको अलाउ कर सकते हैं। यही होता है हमारा लिमिट टेस्ट। इसमें क्वांटिटेटिव चीज़ों को हम पता करते हैं, या लिमिट टेस्ट एक टाइप का है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। इससे हम इम्प्योरिटीज़ को बहुत सारे अमाउंट तक इसको कम कर सकते हैं। लिमिट टेस्ट देखिए कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप को आपको पढ़ना है, ये आप लोग बाद में हो सकता है इसको एक्सप्लेन यानी एक्सपेंड अमाउंट में हो सकता है पढ़ें या फिर डिटेल में पढ़ें। लिमिट टेस्ट हमारे जो सिलेबस में है ये बहुत सारे हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या पढ़ना होगा। यहाँ पर देखिए आपको पूरा टेबल या चार्ट फॉर्म में मिल जा रहा है। टेस्ट कौन कौन सा हो सकता है? टेस्ट हो गया प्रिंसिपल रिएजेंट क्या हो गया, यानी कि रिएजेंट इसमें क्या मिलाएंगे हम। की रिएक्शन या फिर ऑब्जर्वेशन क्या होगा। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? पासिंग क्राइटेरिया, यानी कि हम जो पास करेंगे किसी चीज़ को, कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। जैसे कि हम अगर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, जैसे बी फार्मा में होता है कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 50% लाना ही होता है। तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया कि 100 में से आपको 50% लाना ही लाना है। ठीक है, तभी आप पास हो पाओगे, तो हमारा क्राइटेरिया हो जाता है। पहला जो टेस्ट हमारा ये क्लोराइड है, इसमें हम जो रिएजेंट मिलाते हैं वो होता है AgNO3, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट। इसमें जो वाइट यानी कि सफ़ेद प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप, वो बनता है। इसमें क्या होता है, अगर हम चेक करेंगे उसको, दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या आता है? अपोलसेंस। अगर हम मान लीजिए रखें किसी में, मान लीजिए बीकर या टेस्ट ट्यूब में रखें तो उसमें अपोलसेंस आएगा। ऐसे लगेगा कि इसमें कुछ क्लाउडीनेस, ऐसा लगता है कि इसमें बादल नुमा इसमें कुछ दिख रहा है सैंपल में। तो जो सैंपल होगा उसका जो हमारा होगा अपोलसेंस, वो स्टैंडर्ड से कम होना चाहिए। देखिए सैंपल इज लेस देन स्टैंडर्ड। फिर जो हमारा टेस्ट है दूसरा वो सल्फेट हो जाएगा। इसमें हम प्रिंसिपल रिएजेंट के क्या मिलाते हैं? बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसमें क्या रिएक्शन होता है? फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। इसमें जो हमारा होता है वो बेरियम सल्फेट बनता है। इसमें भी वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसमें भी टर्बिडिटी दिखती है। टर्बिडिटी से आप ये समझिए कि थोड़ा मैलापन या गंदापन आ जाता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमारा वो आयरन है, इसमें क्या हमारा रिएजेंट मिलता है? प्रिंसिपल होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड। इसमें क्या बनता है? फेरस थायोग्लाइकोलेट। ठीक है, इसमें जो बनता है वो पर्पल कॉम्प्लेक्स बनता है। और जो हमारा अंत में जो ऑब्जर्वेशन करने का जो रिजल्ट पासिंग क्राइटेरिया होता है उसमें दिखता है पर्पल कलर इन सैंपल। तो हमें स्टैंडर्ड से इसमें कम होना चाहिए। फिर दूसरा आर्सेनिक लिमिटेड। इसमें जो अपरेटस या फिर जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं गुटजीट अपरेटस। इसका आपको स्ट्रक्चर या फिर डायग्राम लेवल के थ्रू आपको पूछ सकता है एग्जाम्पल में, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसमें देखिए क्या रिएक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ आर्सेनिक गैस। इसमें आर्सेनिक गैस का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टिंग विथ किससे रिएक्शन करता है? HgCl2। ठीक है, इसमें देखिए कैसा स्टेन या कैसा ऑब्जर्वेशन है। इसमें येलो स्टेन आता है। अगर आप लोग इसको देखोगे पेपर पर
सैंपल के थ्रू, तो इस पे अगर चेक करोगे उसमें जो स्टेन आता है वो येलो स्टेन की तरह से पीलापन थोड़ा सा आता है, तो वो स्टैंडर्ड से हमारा कम होना चाहिए जो स्टैंडर्ड बनाएंगे। भाई अगर किसी चीज़ को हम नाप रहे हैं तो किसी चीज़ से कंपेयर करना पड़ेगा, तो हमें स्टैंडर्ड जो चीज़ होगा उसी से हम इस सैंपल को कंपेयर करेंगे, है ना। जो जैसे यहाँ की, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि 50% होना ही चाहिए पास होने के लिए। अब मान लीजिए आपका 33 नंबर आ गया, तो ये 33% आपको कंपेयर करना होगा किससे, 50 से। तो आपको देखना होगा कि पास हो कि नहीं हो, तो यहाँ पर आप फेल हो जाओगे। लेकिन इस केस में जो होगा, यहाँ पर इम्प्योरिटी देखी जाती है, तो इम्प्योरिटी या ऐसी जो चीज़ें जो हमें ज़्यादातर एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो उसको कम अमाउंट में हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम ही हो, ठीक है। जैसा कि हम इम्प्योरिटी ही चेक करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो लेड का टेस्ट होगा। इसमें हमारा जो रिएक्टेंट या रिएजेंट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसको बोलते हैं H2S। इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड PbS बनता है, जिसमें आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट यानी कि काला अवक्षेप बनता है, काला सा। इसमें देखिए ब्लैक या ब्राउन कलर में सैंपल में आता है। उस सैंपल का जो हमारा क्राइटेरिया होगा वो स्टैंडर्ड से कम होना चाहिए। फिर वो आ जाता है हैवी मेटल। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम। इसका क्या कलर आता है, अगर हम इसको देखेंगे या कंपेयर करेंगे, तो इसमें जो कलर आता है आपके सैंपल का वो ब्राउनिश कलर होता है, या फिर जो स्टैंडर्ड का होगा उसका भी ब्राउनिश कलर ही होगा। लेकिन स्टैंडर्ड से हमें सैंपल में कम होना चाहिए, तभी ये हमारा पास हो सकता है, ठीक है। अगर किसी को इसमें कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं।